आगे आगे आगे। आज अपन कंपनी का अर्थ, विशेषताएं या प्रकृति या उसके लाभ गुण, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। कंपनी क्या है, कंपनी क्या है, इसके बारे का इसका अर्थ जानने के लिए अपन इसका अर्थ समझेंगे। शुद्ध पूंजी कंपनी के स्थान पर अब केवल कंपनी शब्द का ही अधिक उपयोग किया जाता है, अतः हम यहाँ कंपनी शब्द का ही उपयोग कर रहे हैं। परिभाषा एवं अर्थ क्या है इसका? कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनी से आशय किसी ऐसी कंपनी से है जिसका इस अधिनियम के अधीन अथवा पूर्ववर्ती किसी कंपनी विधान के अधीन समावेशन हुआ है। इस प्रकार यह अधिनियम किसी भी संघ संगठन के अथवा कंपनी को तभी कंपनी रूप में मान्यता देता है जबकि उसका समावेशन इस अधिनियम अथवा पूर्ववर्ती किसी भी कंपनी विधान के अधीन हो गया हो। किंतु ये परिभाषा कंपनी की अवधारणा एवं प्रकृति की ओर कोई संकेत नहीं देती है, अतः कंपनी की अवधारणा एवं प्रकृति को समझने के लिए कुछ अन्य परिभाषाओं का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। पहली परिभाषा है सुप्रसिद्ध अमेरिकी विधिवेता तथा मुख्य न्यायाधीश मार्शल के अनुसार कंपनी आदर्श से अमूर्त होने के कारण एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका अस्तित्व केवल कानून की दृष्टि में ही होता है। कानून द्वारा निर्मित होने के कारण इसकी वे ही विशेषताएं होती है जो इसको जन्म देने वाला अधिकार पत्र इसी स्पष्ट रूप से प्रदान करता है अथवा जो इसके अस्तित्व के लिए सहायक होती है। प्रोफेसर हेने के अनुसार कंपनी से आशय विधान द्वारा निर्मित ऐसे कृत्रिम व्यक्ति से हैं जिसका प्रत्यक्ष अस्तित्व तथा अविच्छिन्न उत्तराधिकार होता है और जिसकी एक सार्वमुद्रा होती है। निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि कंपनी एक ऐसा संगठन या संस्था है जो वर्तमान कंपनी अधिनियम अथवा पूर्ववर्ती किसी भी कंपनी विधान के अधीन समावेशित है। कानून की दृष्टि में कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, यह आदर्श एवं अमूर्त व्यक्ति है जिसका इसके निर्माण करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों से प्रत्यक्ष वैधानिक अस्तित्व होता है। इसको अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त है तथा इसकी एक सार्वमुद्रा होती है। इसकी पूंजी अंतरण योग्य अंशों में विभक्त होती है तथा अंशधारी इसका सदस्य होता है अथवा सभी अंशधारी इसके सदस्य होते हैं। कंपनी के सदस्य अथवा सदस्यों का दायित्व सामान्य सीमित ही होता है। ये दायित्व उनके द्वारा गठित अंशों के अंकित मूल्य में से अधिक रही राशि तक ही सीमित होता है। कंपनी का संचालन प्रजातांत्रिक सिद्धांतों पर चयनित संचालकों के माध्यम से होता है। कंपनी का अस्तित्व तब तक बना रहता है जब तक कि कंपनी विधान के प्रावधान के अनुसार उसका विघटन नहीं किया जाता है। यहाँ ये स्पष्ट कर देना उपयुक्त होगा कि कंपनी अधिनियम 2013 के नवीन प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए सभी कंपनियों को व्यक्तियों का स्वैच्छिक संगठन नहीं माना जा सकता। इसका कारण ये है कि अब एक व्यक्ति कंपनी भी समावेशित करवाई जा सकती है। अब है कंपनी की विशेषताएं या प्रकृति, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। कंपनी विधान के अधीन समावेशित कंपनी की अनेक विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं का अध्ययन से कंपनी की प्रकृति का ज्ञान हो जाता है। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से हैं। समावेशित संस्था, इनकॉर्पोरेटेड इंस्टीट्यूशन या बॉडी। कंपनी एक ऐसी संस्था या निकाय है जिसका कंपनी अधिनियम 2013 अथवा पूर्ववर्ती किसी भी कंपनी विधान के अधीन सम्मिलित करवाया गया है। सम्मेलन करवाया गया है। कोई भी कंपनी जिसका सम्मेलन नहीं हुआ है उसे इस अधिनियम के प्रावधान के अनुसार कंपनी नहीं माना जा सकता है। कंपनी को निगम निकाय भी कहा जाता है। इसका कारण ये है कि कंपनी का सम्मेलन कंपनी अधिनियम के प्रावधान के अनुसार अनुरूप किया जाता है। कोई भी कंपनी तभी अस्तित्व में आती है जबकि कंपनी अधिनियम कानून के प्रावधानों का अनुसरण करके उसका सम्मेलन करवाया जाता है। दूसरी विशेषता है व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा समावेशित, इनकॉर्पोरेटेड बाय पर्सन और पर्सन या पर्सन्स। कंपनी एक ऐसी संस्था या निकाय है जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा समावेशित करवाई जाती है। प्रमुख रूप से कंपनी उसी माना जाता है जो किन्हीं दो या अधिक कंपनी द्वारा समावेशित करवाई गई है।
किंतु आधुनिक समय में कंपनी का समावेशन किसी एक सजीव या प्राकृतिक व्यक्ति द्वारा जो भारत नागरिक हो तथा भारत में निवासी हो अथवा 2 या अधिक व्यक्ति प्राकृतिक व कृत्रिम द्वारा भी करवाया जा सकता है। ये उल्लेखनीय है कि किसी भी एक व्यक्ति का समावेशन किसी भी प्राकृतिक सजीव व्यक्ति इंडिविजुअल द्वारा भी करवाया जा सकता है, किंतु किसी भी अन्य प्रकार की कंपनी का समावेशन किन्हीं 2 व्यक्तियों प्राकृतिक या कृत्रिम द्वारा करवाया जा सकता है। यहाँ ये समझ लेना चाहिए कि व्यक्ति शब्द में सजीव प्राकृतिक के साथ साथ कृत्रिम व्यक्ति भी सम्मिलित है। सभी समावेशित कंपनियां तथा अन्य संस्थाएं जो किसी अन्य अधिनियम या संसद या विधानसभा के विशेष कानून के अधीन निगमित या सर्जित है, वे सभी कृत्रिम व्यक्ति है। सदस्यों की न्यूनतम एवं अधिकतम संख्या, मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स। कंपनी के सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने वाले हविदाता ही कंपनी के प्रथम सदस्य होते हैं। फलतः प्रत्येक एक व्यक्ति कंपनी में न्यूनतम एवं अधिकतम सदस्य संख्या 1 तक ही सीमित रहती है। जब तक वह एक व्यक्ति जीवित है तब तक अन्य कोई भी व्यक्ति उस कंपनी का सदस्य नहीं बन सकता है। किसी भी अन्य निजी कंपनी के लिए कम से कम 2 सदस्यों का होना अनिवार्य है, किंतु ऐसी निजी कंपनी में अधिकतम 200 सदस्य हो सकते हैं। प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी के लिए न्यूनतम 7 सदस्य होना आवश्यक है, जबकि इसके सदस्यों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। विधान के अधीन निर्मित कृत्रिम व्यक्ति, एन आर्टिफिशियल पर्सन फॉर्म्ड अंडर लॉ। कंपनी विधान के प्रावधानों के अनुरूप निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। न्यायमूर्ति मार्शल ने कहा है कि कंपनी अदृश्य, अमूर्त तथा कृत्रिम व्यक्ति है जिसका अस्तित्व केवल कानून की दृष्टि से ही होता है। लॉर्ड चांसलर शेलबोर्न ने कहा है कि कानून की कल्पना मात्र है। इट इज ए मेयर एब्स्ट्रैक्शन ऑफ लॉ। इसको कृत्रिम व्यक्ति कहने का कारण यह है कि इसे जन्म देने वाला ईश्वर नहीं होता है। कंपनी का जन्म विधान के अधीन होता है, अतः कंपनी के जन्म और मृत्यु पर विधान का ही नियंत्रण होता है, ईश्वर का नहीं। इसके अतिरिक्त अमूर्त है तथा इसका भौतिक शरीर नहीं होता है, अतः इसको प्रत्यक्ष रूप से देखा छुआ नहीं जा सकता है। इसी प्रकार इसकी आत्मा और अंतरात्मा भी नहीं होती है। इन सभी कमियों के कारण ही कंपनी को एक कृत्रिम व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। इतना सब कुछ होने के उपरांत भी एक जाली व्यक्ति नहीं अपितु एक वास्तविक व्यक्ति है। इसके अनेक कारण है। कंपनी प्राकृतिक मनुष्यों की तरह अपने नाम से संपत्ति खरीद सकती है, अपने नाम से प्राकृतिक व्यक्तियों के माध्यम से अनुमति कर सकती है तथा अपने ही नाम से अन्य पक्षकारों पर न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर सकती है तथा अन्य पक्षकार भी कंपनी के नाम से वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कंपनी के भी उतने ही व्यावसायिक दायित्व तथा अधिकार हो सकते हैं जितने के एक प्राकृतिक व्यक्ति के हैं। इस प्रकार सभी वैधानिक उद्देश्यों की पूर्ति की दृष्टि से कंपनी भी ठीक उसी प्रकार का एक व्यक्ति है जिस प्रकार एक प्राकृतिक व्यक्ति होता है। प्रत्येक वैधानिक अस्तित्व है, सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी की एक विशेषता यह भी है कि इसका अपने सदस्यों से पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। भारत के उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश और भारत के भूतपूर्व उपराष्ट्रपति एवं न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह खान ने कहा है कि एक सम्मिलित कंपनी का पृथक अस्तित्व होता है तथा कानून इसे अपने सदस्यों से पृथक मानता है। इसका ऐसा पृथक अस्तित्व सम्मेलन होते ही उत्पन्न हो जाता है। दूसरे शब्दों में कंपनी का अस्तित्व उन लोगों या सदस्यों से भिन्न होता है जो कंपनी की स्थापना करते हैं या उसके अंश खरीदते हैं। इतना ही नहीं, कंपनी और कंपनी के संचालकों का भी पृथक अस्तित्व होता है। स्थायी अस्तित्व, पेरपेचुअल सक्सेशन। कंपनी का अस्तित्व स्थायी होता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि कंपनी के अंश स्थानीय होते हैं तथा कंपनी का अपने सदस्यों से पृथक अस्तित्व होता है। परिणाम स्वरूप कंपनी में कोई नया सदस्य बनता है या सदस्यता छोड़ता है अथवा सदस्य मर जाता है अथवा दिवालिया है, पागल हो जाता है तो भी कंपनी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए ये कहा जाता है कि मेंबर्स मे गो एंड मेंबर मे कम बट ए कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। दूसरे शब्दों में यदि कंपनी के सभी पुराने सदस्यों के स्थान पर नए सदस्य आ जाए तो भी कंपनी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ब्लैकस्टोन ने कंपनी के स्थायी अस्तित्व की तुलना नदी के अस्तित्व से करते हुए कहा है, यद्यपि नदी के निर्माण करने वाले तत्व प्रतिक्षण बदलते रहते हैं किंतु नदी के पार या किनारे वहीं स्थिर रहते हैं। ठीक उसी प्रकार कंपनी सदस्य भी परिवर्तित हो सकते हैं किंतु कंपनी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
सार्वभौम मुद्रा कॉमन सील कंपनी विधान के अंतर्गत निर्मित कर्तव्य व्यक्ति है, अतः वह अपने प्रतिनिधि माध्यम से अनुमान करती है। इन प्रतिनिधि द्वारा किए गए अनुमान सार्वभौम मुद्रा के अधीन होने आवश्यक है। अतः प्रत्येक कंपनी के लिए एक सार्वभौम मुद्रा आवश्यक हो जाती है। जब किसी प्रपत्र पर कंपनी की सार्वभौम मुद्रा लगा दी जाती है तो यह माना जाता है कि वह प्रपत्र अधिकृत है। यह ध्यान रहे, केवल सार्वभौम मुद्रा लगाने मात्र से ही कंपनी के हस्ताक्षर संबंधी कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती है। प्रत्येक महत्वपूर्ण प्रपत्र पर कंपनी की सार्वभौम मुद्रा के साथ साथ कंपनी के 2 संचालकों तथा कंपनी के सचिव या किसी अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर होने आवश्यक है। ये हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति इस बात के साक्षी होते हैं कि कंपनी की सार्वभौम मुद्रा का उपयोग उनके सामने किया गया है। सीमित दायित्व लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी पारों का सबसे बड़ा लाभ तथा इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है, यह भी है कि कंपनी के सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। सामान्यतः कंपनी के सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा क्रय किए गए अंशों के अंकित मूल्य तक सीमित होता है। यदि सदस्यों ने अंशों का समस्त अंकित मूल्य पहले ही चुका दिया है तो कंपनी उन सदस्यों से अब और अधिक राशि वसूल नहीं कर सकती है, चाहे कंपनी को अपने ऋणों को चुकाने के लिए अधिक धन की आवश्यकता ही क्यों न हो। उदाहरण, राम को एक कंपनी ने 10 रुपये अंकित मूल्य के 100 अंश आवंटित किए, जिन पर 5 रुपये प्रति अंश का भुगतान किया जा चुका। कंपनी अब किसी भी दशा में अधिकतम 5 रुपये प्रति अंश ही वसूल कर सकती है। अंश पूंजी एवं अंशधारी शेयर कैपिटल एंड शेयर होल्डर अंश पूंजी वाली कंपनी की एक विशेषता यह भी होती है कि इसकी पूंजी कई छोटे छोटे भागों में बटी होती है और इसकी पूंजी कई छोटे भागों में बटी होती है तथा इन छोटे छोटे हिस्सों को ही अंश कहते हैं। जो व्यक्ति इन अंशों को क्रय करते हैं वे कंपनी के अंशधारी कहलाते हैं। अब प्रत्येक साल इन कंपनी में कम से कम 5 लाख रुपए की तथा निजी कंपनी एक व्यक्ति कंपनी सहित में कम से कम 1 लाख रुपए की पूंजी का होना आवश्यक है। अंतरणीय अंश ट्रांसफरेबल शेयर्स कंपनी के अंश अंतरित किए जा सकते हैं। एक सार्वजनिक कंपनी के अंशधारी अपने अंशों को कंपनी के अंतर्नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार स्वतंत्रतापूर्वक अंतरण कर सकते हैं। निजी कंपनी के अंशों के अंतरण पर अंतर्नियमों के अंतर्गत ही प्रतिबंध लगे होते हैं, अतः निजी कंपनी के सदस्य उन प्रतिबंधों के अंतर्गत ही अंशों का हस्तांतरण कर सकते हैं। यानी स्वतंत्रतापूर्वक अंशों के हस्तांतरण की छूट नहीं होती है। एक व्यक्ति कंपनी के अंतर्गत उसके इकाई सदस्य की मृत्यु के बाद उसके नामांकित व्यक्ति को ही अंतरित हो जाते हैं। अभी योग्यता एबिलिटी टू शू एंड टू बी शूड कंपनी अन्य पक्षकार पर वाद प्रस्तुत कर सकती है तथा अन्य पक्षकार भी कंपनी पर वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। इतना ही नहीं, कंपनी के सदस्य भी कंपनी पर वाद प्रस्तुत कर सकते हैं तथा कंपनी भी अपने सदस्यों पर वाद प्रस्तुत कर सकती है। यानी ये कंपनी की विशेषता होती है अभियोग योग्यता। पृथक संपत्ति सेपरेट प्रॉपर्टी यह निर्वाध रूप से सत्य है कि कंपनी की संपत्ति इसके अंशधारियों की संपत्ति नहीं अपितु कंपनी की अपनी ही संपत्ति है। कृत्रिम व्यक्ति होने के उपरांत भी कंपनी एक वास्तविक व्यक्ति रियल पर्सन है, अतः कंपनी अपने नाम में संपत्तियां क्रय विक्रय कर सकती है, उसे अपने नाम में रख सकती है, उसे बंधक रख सकती है तथा उसका उपयोग कर सकती है। जहां तक अंशधारी का पर्सन है वे कंपनी के संपत्ति के स्वामी या सह स्वामी नहीं है, वे कंपनी के जीवन काल में ही नहीं अपितु उसके समापन के समय भी कंपनी की संपत्तियों के स्वामी होने का दावा नहीं कर सकते हैं। प्रतिनिधियों के माध्यम से अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट थ्रू रिप्रेजेंटेटिव्स कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, अतः कंपनी स्वयं अनुबंध नहीं कर सकती। कंपनी अपने लिए अनुबंध करने हेतु कंपनी के संचालक मंडल, प्रबंध संचालक, प्रबंधक आदि की सहायता लेती है, अर्थात कंपनी किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से ही अनुबंध कर सकती है। ऋण प्राप्ति का अधिकार बोरिंग पावर्स यद्यपि कंपनी के वित्तीय साधन में अंश पूंजी का महत्वपूर्ण स्थान होता है, किंतु कंपनी ऋण पत्र जारी करके डिबेंचर्स या ऋण प्राप्त कर सकती है। इसके अतिरिक्त व्यापारिक बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से भी कंपनी ऋण प्राप्त कर सकती है और सार्वजनिक कंपनी तो जनता से जमाएं भी स्वीकार कर सकती है। ऋण प्राप्ति का अधिकार। नेक्स्ट है वैधानिक दायित्व स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, फिर भी उसके उतने ही विस्तृत वैधानिक दायित्व होते हैं जितने कि एक व्यक्ति के। एक कंपनी भी देश के सभी नियमों को मानने के लिए उत्तरदायी होती है। कंपनी को भी समय पर आयकर बिक्री कर जमा करवाना पड़ता है। इसे भी सभी आवश्यक वित्तीय
खाने तैयार करने पड़ते हैं तथा अंकेक्षण करवाकर अंतिम खाते बनाने पड़ते हैं। नागरिक नहीं, नॉट ए सिटीजन। कंपनी की विशेषता ये भी है वो नागरिक नहीं है। हमारे देश का संविधान और नागरिकता अधिनियम दोनों ही किसी भी कृत व्यक्ति को नागरिक नहीं मानते हैं, अतः कंपनी देश की नागरिक नहीं है। इसी कारण उसे वे मूल अधिकार भी नहीं होते हैं जो संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के नागरिकों को दिए गए हैं। किंतु जो मूल अधिकार देश के व्यक्तियों को दिए गए हैं वे सभी अधिकार एक कंपनी को भी प्राप्त होते हैं। ये उल्लेखनीय कि कंपनी तब भी भारत के नागरिक नहीं हो सकती चाहे उसे सभी सदस्य भारत नागरिक ही क्यों न हो। भारत के उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हिदायतुल्लाह खान ने एक मामले के निर्णय में लिखा है कि यदि कंपनी के सभी सदस्य भारत के नागरिक हो तो भी कंपनी भारत के नागरिक नहीं बन सकती, जैसे कि सभी सदस्यों द्वारा शादी करने से भी कंपनी शादी नहीं होगी। इस प्रकार अपने आज एक कंपनी का क्या अर्थ है, कंपनी अधिनियम 1956 था पहले, इसको 2013 में चेंज कर दिया गया। कंपनी अधिनियम अब 2013 का उपयोग किया जाता है। इसके अपने कंपनी अधिनियम का अर्थ पढ़ा, उसकी विशेषताएं पढ़ी, उसकी विशेषता मतलब प्रकृति का अपन को पता लगा कि प्रकृति क्या होती है। धन्यवाद।